have read about how small states or janpadas came to be formed in different parts of the subcontinent. कैसे स्मॉल स्टेट्स और कैसे कैसे जनपदास फॉर्म हुए अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स में, एंड इवेंचुअली कॉन्कर्ड नेबरिंग स्टेट्स, और इवेंचुअली उन्होंने आसपास के स्टेट्स को भी अपने कब्जे में कर लिया और लार्जर स्टेट बना दिया जिसे हम महाजनपदास के नाम से जानते हैं. एज मोर टेरिटरीज वर कॉन्कर्ड, जैसे वो और टेरिटरी को अपने अंडर में लेते जा रहे थे, तो महाजनपदास गेव वे टू द एम्पायर्स. तो पहले जनपदास बने, फिर महाजनपदास बने और फिर एम्पायर बने. बहुत बड़े बड़े लोगों को, स्टेट्स को कॉन्कर करके अपने अंडर करते जा रहे. द एम्पायर्स फेवर्ड डायनेस्टिक रूल, दैट इज रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली. उस जो एम्पायर खड़ा हुआ बड़ा बड़ा, उसको डायनेस्टिक रूल कहते हैं. मतलब रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली ही सक्सीड करते थे थ्रोन. किसी के मरने के बाद उसी का रूलर ही सक्सीड करता था, उसी डायनेस्टी का रूलर ही फ्रॉम द सेम फैमिली, उसी फैमिली का बेटा ही सक्सीड करता था. इसे हम डायनेस्टिक रूल कहते हैं. क्या कहते हैं? डायनेस्टिक रूल का मतलब क्या होता है? रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली सक्सीडेड ईच अदर टू द थ्रोन. रूलर्स ऑफ द सेम फैमिली, रूलर्स ऑफ द सेम फैमिली. द फर्स्ट एम्पायर रिकॉर्डेड इन इंडियाज हिस्ट्री इज द मौर्यन एम्पायर. इतना बड़ा हो गया कि उसे एम्पायर का नाम दे दिया गया. एस्टैब्लिश्ड इन द 4th century बिफोर क्राइस्ट, दिस वास्ट एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम मगधा इन द ईस्ट. कहाँ से शुरू हुआ? मगधा इन द ईस्ट टू कंधार इन द वेस्ट टू मसूर इन द साउथ. सब जगह फैल गया ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में. एम्पायर्स वर्सेस किंगडम्स. एम्पायर कॉम्प्रोमाइजेस अ नंबर ऑफ किंगडम्स. उसमें बहुत सारे किंगडम्स आ जाते हैं, बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं. दैट इज रूल्ड और गवर्न्ड बाय अ सिंगल रूलर. तो जब हम एम्पायर की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे किंगडम्स या बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं. क्या आ जाते हैं? बहुत सारे. और उनको एक ही रूलर रूल करता है. दे आर मच लार्जर देन किंगडम्स. किंगडम के मुकाबले एम्पायर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है. द रूलर्स ऑफ एम्पायर्स आर नोन एज एम्परर्स. द रूलर्स ऑफ द एम्पायर्स आर नोन एज एम्परर्स. इन्हीं के रूलर्स को हम एम्परर्स कहते हैं. The Mauryas established control over large parts of the subcontinent by capturing several kingdoms. Mauryas ने भी यही किया. क्या किया? अलग अलग kingdoms को capture कर लिया, अलग अलग states को capture कर लिया. And the most important being the Magda. उस टाइम भी important था ना. As the territory under Mauryan control was much larger than the erstwhile kingdoms. Erstwhile मतलब than the other kingdoms. Erstwhile kingdom. Erstwhile. What do you understand for the word erstwhile? Can you spell it? Erstwhile. Spell it. Erstwhile. Spell it. Spelling. Erstwhile. ERSTWIWHIVE. मतलब जो erstwhile मतलब जो भूतपूर्व में किंगडम था, जो पास्ट में किंगडम था, उसके मुकाबले अब जो किंगडम था मगधा का वो बहुत बड़ा था. कंपैरिजन अगर हम मौर्य एम्पायर को कंपेयर करें पहले से, तो अब तो ये बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए इसे किंगडम ना नाम देकर एम्पायर का नाम दे दिया. अपार्ट फ्रॉम द साइज, एम्पायर्स वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स. क्यों एम्पायर और किंगडम अलग थे? देयर एम्परर्स हैड टू मेंटेन अ मच लार्जर आर्मी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरीज. इनको बहुत ज़्यादा आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी क्योंकि इनकी टेरिटरी बहुत बड़ी थी. इनकी टेरिटरी, द मौर्यास परहैप्स कंट्रोल द लार्जेस्ट एंड आर्मी अमॉन्ग रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया. मौर्यास के पास सबसे बड़ी आर्मी थी. क्या थी? सबसे बड़ी आर्मी. द एम्परर्स रिक्वायर्ड मोर रिसोर्सेज दैन द किंग्स ऑफ किंगडम्स टू रन द. अब एम्परर जो था, यहाँ का जो राजा था, उसको एक छोटे किंग के बराबर में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे क्योंकि उसकी टेरिटरी किंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ी थी. दे ऑल्सो हैड टू अपॉइंट अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स टू गवर्न द एम्पायर. जितनी बड़ा एम्पायर होगा उतनी ज़्यादा ऑफिशियल्स भी तो चाहिए उसकी देख रेख करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए. तो उसको अपने अंडर क्या रखना पड़ता था? बहुत सारे ऑफिशियल्स, बहुत सारे लोग रखने पड़ते थे जो उनको जाकर वहाँ पर उनकी जगह पे कंट्रोल लेकर आता था. क्योंकि राजा एक टाइम पे हर जगह तो प्रेजेंट हो नहीं सकता ना. इतना बड़ा बड़ा एम्पायर है तो अपने नीचे ऑफिशियल्स रखता था जो उसके पपेट ऑफिशियल्स होते थे और जो वो बोलता था वो जाकर वहाँ पर करते थे.
and perform administrative tasks such as collection of taxes and revenue. क्योंकि पैसों की तो ज़रूरत उनको बहुत पड़ती थी, पैसों की तो बहुत पड़ती थी। Chandragupta Maurya 321 BC to 297 BC. In 327 BC, Alexander, the king of the Greek kingdom of Macedonia. किसकी बात हो रही है? अलेक्जेंडर की बात हो रही है। ये ग्रीक किंगडम का राजा था और एक जगह होगी मैसिडोनिया, उन्होंने इंडिया पे कब्जा कर लिया। इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ इंडिया से इन्होंने कब्जा कर लिया। ही रिसीव नो अपोजिशन फ्रॉम आम्भी द किंग ऑफ गंधारा हु सरेंडर टू हिम विदाउट फाइटिंग। तो उसको किसी ने लड़ाई नहीं करी। ही रिसीव नो अपोजिशन, अपोजिशन मतलब जब वो आया यहाँ पर हमको लूटने, कैप्चर करने, तो वहाँ का जो उस टाइम पर किंग था, किंग ऑफ गंधारा, कौन था? किंग ऑफ उसने रिसीव नो अपोजिशन फ्रॉम आम्भी। उस किंग का नाम क्या था? आम्भी। और वो कहाँ का किंग था? किंग ऑफ गंधारा। उसने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया, हार मान ली। क्या कर ली? बिना लड़े हार मान ली। हु सरेंडर्ड टू हिम विदाउट फाइटिंग, बट किंग पोरस ऑफ पौरावा पंजाब चोज टू फाइट हिम। लेकिन किंग पोरस जो पौरावा पंजाब का था, उसने उसे हार नहीं मानी और उसने उसको फाइट करी और उसने उसको डिफेंड भी कर दिया। उसको अलेक्जेंडर को डिफेंड भी कर दिया। दो ही फॉट करेजियसली, पोरस वॉज डिफीटेड एंड टेकन प्रिजन बाय अलेक्जेंडर्स आर्मी। अब फाइट तो करा, लेकिन वॉर बहुत लंबी चलती रहती थी और इंडिया उस टाइम ना इतना इस्टेब्लिश नहीं था, उनके पास इतनी लंबी लंबी आर्मीज नहीं होती थी। वो 2-4-10 दिन का वॉर तो सहन कर लेते थे, उसके बाद वो सस्टेन, जब उनके वो लोग मर जाते थे तो उनके पास और गन अम्यूनेशंस खत्म हो जाती थी, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता था, तो वो राजा भी हार जाता था, क्योंकि राजा के पास इतना पैसा नहीं होता था। ये लोग सब बाहर से आते थे तो उनके पास बहुत पैसा और बहुत बड़ी आर्मी और बहुत मॉडर्नाइज्ड सारे वेपन्स होते थे। क्या होते थे? तो उसने हार नहीं मान रही लेकिन लेटर उस बेचारा ने भी हार गया। क्या? दो ही फॉट करेजियसली, उसने हार नहीं मानी, वो लड़ाई भी करी, बट फिर भी पोरस ने उसको डिफीट कर दिया। पोरस वॉज डिफीटेड, पोरस वॉज, अलेक्जेंडर ने पोरस को डिफीट कर दिया एंड वॉज टेकन, पोरस वॉज डिफीटेड एंड टेकन प्रिजनर बाय, उसको जेल में डाल दिया गया अलेक्जेंडर की आर्मी जो थी। क्या थी? He was later released and his kingdom was restored to him, but only after he accepted Alexander's lordship. उसको छोड़ भी दिया गया थोड़े टाइम बाद और उसको उसका किंगडम वापस दे दिया। रिस्टोर्ड मतलब, लेकिन अब वो पपेट राजा बन के अपना राज करेगा। तो अंडर लिखा है देखो, आफ्टर ही एक्सेप्टेड अलेक्जेंडर्स लॉर्डशिप, जब वो अलेक्जेंडर को अपना भगवान मानेगा, लॉर्ड मानेगा, तभी। तो ये सब पपेट राजा हो जाते थे, वो अपने मन की तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? अपने मन की कुछ नहीं कर सकते। Over the next 2 years, Alexander managed to capture many important cities. अब इन्होंने और cities पे भी कब्जा कर लिया, but he was forced to return home after his soldiers refused to march further into the subcontinent. लेकिन फिर कुछ टाइम बाद पता नहीं क्या रीज़न हुआ कि उसके सोल्जर्स ने कहा अब हम आगे और नहीं जाएंगे, फिर उसको स्टॉप करना पड़ा। क्या करना पड़ा? उसको स्टॉप करना पड़ा और वो वापस रिटर्न हो गया। क्या? वापस चला गया। अलेक्जेंडर डाइड ऑन हिज वे बैक टू ग्रीस। जब वो ग्रीस वापस जा रहा था तो उसी टाइम पे वो अपने जब घर वापस जा रहा था, क्योंकि अब उसकी फोर्स ने कहा अब हम और लड़ाई झगड़ा करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो बैक वहाँ पे वो मर गया। एट दैट टाइम ही वॉज 33 years ओल्ड। यंग चंद्रगुप्ता मौर्य टुक एडवांटेज ऑफ द कन्फ्यूजन इन पंजाब। अब एक और चंद्रगुप्ता मौर्य, उसने क्या देखा कि पंजाब में बहुत कन्फ्यूजन है। अब अलेक्जेंडर तो चला गया, तो चंद्रगुप्त ने देखा कि अब तो बहुत कन्फ्यूजन है इन पंजाब आफ्टर अलेक्जेंडर्स डिपार्चर टू सीज पावर। क्या अब यहाँ पर पावर कौन लेगा? अब यहाँ पर राजा कौन बनेगा? सीज पावर मतलब कौन इसकी जगह लेगा? ही वॉज हेल्प इन हिज टास्क बाय हिज वाइज मेंटर। उसके पास एक राय देने वाला इंसान था, जिसे मेंटर कहते हैं। वो इतनी अच्छी उसने राय दी। एन एडवाइजर चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य। क्या नाम है? वो बहुत इंटेलिजेंट था, रिदम चेक। By 321 BC, चंद्रगुप्ता had added मगधा to his empire. तो 321 BC में तो उसने क्या किया था? मगधा को चंद्रगुप्ता ने, ये जो यंग चंद्रगुप्त मौर्य था, क्या था? उसने मगधा को जीत लिया था आफ्टर डिफीटिंग द लास्ट नंदा किंग, धाना नंदा।
नालंदा। उसे एक किंग को डिफीट किया और धान उसने अपना मेन जो था वो अपने अंडर मगधा अपने अंडर कर लिया। क्या कर लिया? मगधा क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा मेंटर था, चाणक्य। क्या था? मेंटर चंद्रगुप्ता देन टर्न्ड हिज अटेंशन टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया वेयर वन ऑफ अलेक्जेंडर्स जनरल्स, नॉर्थ वेस्ट में अभी भी एक अलेक्जेंडर का जनरल काम वहाँ पर राज कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, सेल्यूकस निकेटर कंट्रोल टेररिस्ट conquered earlier by the Greeks. Controlled terrorists conquered earlier by the ग्रीक्स। ये क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्ता then turned his attention to the northwest of India when one of the Alexander's general still controlled the territories conquered earlier by the Greeks। अब वो तो राजा तो उनका मर गया, फिर भी एक ऑफिशियल अभी भी जो राजा जिन टेरिटरी पे कब्जा करा था उसको चला रहा था। तो अब इसने कहा अब इसको भी मैं यहाँ से भगाऊंगा। क्या करूँगा? इसको तो भी उसने चंद्रगुप्ता ने उससे सेल्यूकस को डिफीट किया और पीस ट्रीटी साइन करी कि आज के बाद तू यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं करेगा। और ये माना भी जाता है कि चंद्रगुप्ता ने उसी की बेटी सेल्यूकस डॉटर को शादी भी कर ली थी। क्या कर ली थी? शादी भी कर ली। उसकी डॉटर से शादी भी कर ली। और उससे पीस ट्रीटी करी थी कि आज के बाद कोई झगड़ा नहीं करेगा। किंग पोरस एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट फॉट द बैटल ऑफ द हाइदास्पीस झेलम रिवर इन 326 BC। किंग पोरस और अलेक्जेंडर, किंग पोरस कौन था? किंग पोरस जिसको उसने हरा दिया था पंजाब का। जिसको उसने हरा दिया था, और अलेक्जेंडर यही था। इन दोनों ने एक बैटल भी झेलम में लड़ी थी रिवर में इन 326 BC। पोरस हैड चोजन टू फाइट अलेक्जेंडर टू डिफेंड हिज किंगडम। तो वहाँ पर पोरस ने क्या डिसाइड किया था? वो अलेक्जेंडर से फाइट करेगा ताकि वो अपने किंगडम को बचा सके। पौरावा एंड इट्स पीपल बोथ फॉट फियर्सली, दोनों ने बहुत गंदी तरीके से लड़ाई करी। एंड देयर आर्मी सफर्ड हैवी कैजुअलिटीज़, मतलब उनको बहुत खून खराबा हुआ। कैजुअलिटीज़ मतलब लोग मरे और बहुत खून खराबा। ये दोनों ही बहुत पावरफुल थे, दोनों ही बहुत। अलेक्जेंडर मैनेज टू डिफीट पोरस, लेकिन वापस अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया। ड्यूरिंग अ मीटिंग विद द फॉलन किंग अलेक्जेंडर रिपोर्टेडली आस्क्ड हिम हाउ वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड। ड्यूरिंग अ मीटिंग विद द फॉलन किंग, मतलब वो हार गया था ना पोरस, तो अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा कि अब मैं तुझे कैसे ट्रीट करूँ बता। एज बीफिट्स अ किंग, पोरस फेमसली रिप्लाइड एज बीफिट्स अ किंग। बीफिट्स क्या होता है? स्पेलिंग क्या होती है बेटा? जो एक किंग को सूट करता है मुझे तो वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे किंग को ट्रीट करते हैं, जैसे किंग को ट्रीट करते हैं। बीफिट मतलब जो जैसे किंग को सूट करता है वैसे ही तो मुझे किंग मुझे ट्रीट करेगा। अलेक्जेंडर वॉज इम्प्रेस बाय द ब्रेव एंड एडमायरल रिस्पॉन्स ऑफ द किंग। उन्होंने वाह क्या ब्रेव आदमी है, क्या वो फिदा हो गया उसमें एडवाइजर किंग। हु हैड सफर्ड मेनी एरो वुंड्स, इतने वुंड्स थे उसके शरीर पे। एंड हु सन्स हैज चोजन टू डाई इन द बैटल रादर देन सरेंडर, उसके सारे बच्चे हारे नहीं मर गए, लेकिन वो डर के उन्हें सरेंडर नहीं कर दिया, भाई हमको माफ़ कर दो, लो हमसे सब ले जाओ। वो मरना मंजूर था उनको, उनके बच्चे भी मर गए होंगे। क्या हो गए? सो ही रिटर्न पौरवा बैक टू पोरस। सो ही रिटर्न, वो खुद अलेक्जेंडर रिटर्न हो गया। लेटर किंग पोरस रिपोर्टेडली हेल्प अलेक्जेंडर इन हिज कॉन्केस्ट फर्दर ईस्ट ऑफ इंडिया। फिर जब अलेक्जेंडर को ईस्ट में कुछ कब्जा करना था उसकी हेल्प पोरस ने ही करी। फॉर हिज सपोर्ट अलेक्जेंडर गेव पोरस dominion over the territories he had conquered as far as Hypaeus river. For his support, Alexander gave Porus D-O. What is the word do? M-I-N-I-O-N. उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? डोमिनियन। क्या बोलेंगे? डोमिनियन। द पावर टू रूल, द पावर टू डोमिनियन। क्या बोलेंगे? डोमिनियन। अलेक्जेंडर गेव पोरस डोमिनियन ओवर द टेररिस्ट ही हैड कॉन्कर्ड। अलेक्जेंडर गेव पोरस डोमिनियन ओवर द टेररिस्ट ही हैड कॉन्कर्ड एज फार एज द हाइपेस रिवर। उसने क्या बोला? उसने उसको वहाँ उस रिवर का और कुछ टेरिटरीज का रूलर बना दिया। क्या बना दिया? कुछ टेरिटरीज का रूलर बना दिया। लिटरेरी सोर्सेज लिखा, हमें कैसे पता चलता है ये सब? द हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्ता एंड हिज एम्पायर मेंशन इन द बुक इंदिका। कैसे पता चलता है इन सब के बारे में? इंदिका एक बुक है रिटन बाय मेगास्थीन्स निकेटर्स एम्बेसडर टू चंद्रगुप्ता।
Nicator's ambassador to, who is an ambassador? Who is an ambassador? स्पेलिंग क्या होती है एम्बेसडर की? एम्बेसडर वो होता है जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। मानो इंडिया को कोई डील करनी है हमें यूएस में, तो पूरे इंडिया के बिहाफ पर अगर तुम जाती हो तो तुम इंडिया की एम्बेसडर हो। कौन हो? तुम इंडिया के बिहाफ पे वहाँ जाती हो तो तुम कौन हुई? इंडिया की एम्बेसडर। ही केम टू चंद्रगुप्ता's कोर्ट इन 302 BC। ये क्या कह रहा है? इस बुक इंतका में इनको से पता चला, जिस रिटन बाय मेगास्थनीज, निकेटर्स एम्बेसडर टू चंद्रगुप्ता। He came to Chandragupta's court in 302 BC and stayed with him for several years. Kautilya's Arthashastra also provide valuable information about the rule of Chandragupta. इसमें पूरा का पूरा उसका रूल के बारे में लिखा हुआ है। क्या है लिखा हुआ? पूरा रूल के बारे में। कौटिल्य कौन था? चाणक्य। The Puranas, Jain and Buddhist literature also throw light on Chandragupta's life and empire. The drama Mudraksha, written by Vishakhadatta, describes how Chandragupta came to power. ये सारी बुक्स हैं और कोई प्लेज हैं, कोई ड्रामा है जिससे पता चलता है ये सब क्या हुआ। Beside text, several punch marked points and objects from the period have been found that shed light on the Mauryan। बस ये इंदिका और इससे और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैम पूछ सकती है व्हाट इज कौटिल्य's अर्थशास्त्र, वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम चंद्रगुप्ता के बारे में पढ़े थे, हम चाणक्य के बारे में। चाणक्य और कौटिल्या's रियल नेम वॉज विष्णुगुप्ता। ही वॉज गाइड, एडवाइजर एंड मेंटर टू चंद्रगुप्ता। वो उनकी हेल्प करता था, बहुत दिमागी थे वो। It is said that the Nanda kings had insulted Kautilya and so he vowed on destroying। ऐसे कहा जाता है कि नंदा किंग्स होता उन्होंने इसकी क्या करी थी? बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, इंसल्ट करी थी। किसकी इंसल्ट करी थी? चाणक्य की। किसने चाणक्य की इंसल्ट करी थी? नंदा किंग्स ने। किसने करी थी? नंदा किंग्स। एंड तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं नंदा किंग्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्या कर दूंगा? डिस्ट्रॉय कर दूंगा। He had his revenge when Chandragupta defeated the last of the Nanda kings। जब चंद्रगुप्त ने सारे नंदा किंग्स को हरा दिया तब उसका बदला पूरा हो गया, उसका रिवेंज। सोते ही रहते हो। धाना नंदा एंड टुक कंट्रोल ऑफ द मगधा। पूरा का पूरा मगधा पे कंट्रोल। चाणक्य इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। ये पूछेगा हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? चाणक्य। Which is a valuable source of information about life, society and administration under the Mauryas। पॉज करो एक मिनट, पॉज। How Chandragupta met Chanakya। According to some accounts, Chanakya was teaching Takshila University at the time of Alexander's invasion। कुछ रिसोर्सेज के थ्रू हमें ये पता चलता है कि चाणक्य जो थे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे जब अलेक्जेंडर ने वहाँ पर कब्जा करने की सोची, इन्वेजन किया, मतलब हमला करा। क्या करा? हमला करा। वन डे किसने हमला किया? अलेक्जेंडर ने। तो चाणक्य पढ़ा रहे थे वहाँ पर। कौन पढ़ा रहे थे? चाणक्य। वन डे ही केम अक्रॉस चंद्रगुप्ता प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड वॉज स्ट्रक बाय हिज सेंस ऑफ जस्टिस। एक दिन ऐसा हुआ कि ही केम अक्रॉस चंद्रगुप्ता। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्ता के आसपास आए, प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, वो उनके दोस्तों के साथ खेल रहे थे। एंड वॉज स्ट्रक बाय हिज सेंस ऑफ जस्टिस, और वो हैरान हो गए उसकी जस्टिस देखकर। जस्टिस मतलब वो हमेशा सही करना। जस्टिस क्या होता है? सही करना। सही को सही और गलत को गलत। Chandragupta was playing a king. Chandragupta was playing a king, while one of his friends was playing a criminal. Chandragupta was playing a king, while one of his friends was playing a criminal. तो चंद्रगुप्ता जो थे वो किंग का रोल कर रहे थे और वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वो क्रिमिनल बने हुए थे, हु हैड बीन ब्रॉट बिफोर हिम फॉर जजमेंट। समझ नहीं आया? वापस पढ़ो।
कुछ अकाउंट्स ऐसे बताते हैं कि चाणक्य जो थे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे जब वहाँ पर अलेक्जेंडर ने कब्जा करा। क्या करा? कब्जा करा तो अलेक्जेंडर जब वहाँ पर कब्जा कर रहे थे उस टाइम पर वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। वन डे ही केम अक्रॉस चंद्रगुप्ता। चाणक्य केम अक्रॉस चंद्रगुप्ता। और चंद्रगुप्ता जो थे वो प्ले कर रहे थे विथ हिज फ्रेंड्स एंड वॉज स्ट्रक बाय हिज सेंस ऑफ जस्टिस। चंद्रगुप्ता वॉज प्लेइंग अ किंग। चंद्रगुप्ता किंग का रोल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? किंग का वन ऑफ हिज फ्रेंड्स क्रिमिनल थे हु हैड बीन ब्रॉट बिफोर हिम फॉर जजमेंट। चाणक्य नोटिस चंद्रगुप्ता's काइंडनेस और विलिंगनेस। तो चाणक्य वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। चाणक्य वहाँ खड़े होके कि चंद्रगुप्ता कितना काइंड है और विलिंग टू कीप अदर्स, हेल्प अदर्स एंड वॉज मच इम्प्रेस्ड टू मीट हिज मदर टू नो मोर अबाउट हिम। चंद्रगुप्ता अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो चाणक्य वहाँ पे खड़े थे। तो चंद्रगुप्ता बच्चे खेलते नहीं जैसे, तो चंद्रगुप्ता किंग का रोल निभा रहे थे। क्या निभा रहे थे? और एक बच्चा उनके पास आया कि मेरे को जजमेंट दो, किंग मेरे से ये हो गया, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो जब उन्होंने इतने पीसफुली, इतने प्यार से, इतने काइंडली उनको जवाब दिया तो चाणक्य चंद्रगुप्त को देखकर बहुत हैरान हो गए कि इतना छोटा सा बच्चा क्या कमाल का किंग का रोल निभा रहा है। उसका बोलने का तरीका जो था वो कमाल था, वो क्या अच्छी जजमेंट दे रहा है। तो उसने उसकी मम्मी से मिले और उसकी मम्मी ने उसको बहुत बातें उनके चंद्रगुप्ता के बारे में बताई। चंद्रगुप्ता के बारे में बताई। चंद्रगुप्ता के साथ ही तो वो रहने लगे थे ना। हाँ, चंद्रगुप्ता के साथ रहने लगे थे। He found out that चंद्रगुप्ता's father had been a servant of the king नंद। तो जो किंग नंद थे जिनको इन्होंने डिफीट करा था ना, उसके चंद्रगुप्ता's फादर उनके सर्वेंट थे। क्या थे? किंग नंद के सर्वेंट थे। द देन रूलर ऑफ मगधा। द देन रूलर ऑफ मगधा मतलब जब उस टाइम पे वो रूलर थे मगधा के। क्या थे? रूलर थे मगधा। एंड ही हैड बीन सेंट टू प्रिजन फॉर सम मिस्टेक। उसके पापा को, चंद्रगुप्ता के फादर को किंग नंद ने प्रिजन में डाल दिया था। क्या डाल दिया था? प्रिजन में डाल दिया था। चाणक्य एडवाइज्ड हर टू टेक हर सन टू द किंग एंड रिक्वेस्ट फॉर हिज हेल्प इन द एजुकेटिंग। तो चाणक्य ने बोला कि तुम चंद्रगुप्ता को उसी किंग के पास ले जाओ, क्योंकि उस टाइम पे वही किंग था, नंद था। क्या था? किंग था। और उसके पास ले जाओ चंद्रगुप्ता को। उसी मम्मी को बोला, क्योंकि उसके पापा तो उस टाइम पर उनको जेल में डाल दिया था, तो उन्होंने कुछ गलत काम करा होगा, तो उनके बेटे को तो परमिशन नहीं होगी ना अच्छे स्कूल में पढ़ने की। तो उसके पापा सर्वेंट थे और कोई रीज़न से उनको जेल में डाल दिया था, तो उनके बेटे को परमिशन नहीं थी। पर उन्होंने फिर भी बोला कि तुम चंद्रगुप्ता के पास जाओ और उनको बोलो। जब वो गए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से भी हो गया था किंग। क्या हो गया था? क्योंकि उसका ही बेटा था, उसको पता चला, जिसको उसने प्रिजन में डाला था। तो चंद्रगुप्ता को वो कोर्ट पे ले गई। द किंग गेव हिम अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। किंग ने उसको एक प्रॉब्लम दी, बोला पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? पहले प्रॉब्लम। एंड वाज सो अमेज्ड बाय द सॉल्यूशन दैट ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स टू एनरोल चंद्रगुप्ता एट द बेस्ट यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम, द विश्वविद्यालय ऑफ तक्षशिला। और फिर चंद्रगुप्ता को ने विश्वविद्यालय तक्षशिला में डाल दिया। तो जब वो किंग बन गए चंद्रगुप्ता मौर्य, क्या बन गए? किंग ही तो थे यहाँ पर। यस मैम, हाँ? किंग थे। और तो फिर उनको किसने हेल्प करी? चाणक्य ने। इन्हीं चाणक्य ने। उसमें ये था कि उसने कहा था कि ना एक आयरन का केज था और अंदर ना लायन था। तो उन्होंने कहा था कि इस लायन को केज से बाहर निकालना है पर एक गेट नहीं खोलना है और लायन भी बाहर निकलना चाहिए। लायन कैसे बाहर निकलेगा? गेट भी नहीं खोलना। हाँ, मैम आप लाइन को ही पिघला दोगे तो वो अपना। तो उसने एक गरम सी आयरन की रॉड ली, वो वैक्स का बना हुआ आयरन था, लायन था, वैक्स का बना हुआ लाइन। तो उसने कहा मैं निकाल सकता हूँ। कह रहा है वो निकलेगा ही नहीं। उसको लगा छोटा सा बच्चा हार जाएगा, कैसे निकालेगा? गेट भी नहीं खोलना और कुछ भी नहीं करना, टच भी नहीं करना और लायन बाहर निकल जाए। तो उसने क्या किया, वैक्स का बना हुआ था वो, तो उसने एक आयरन की रॉड दी और उसको जला दिया। उसको टच करा तो पूरा पूरा लायन ही पिघल गया। लायन बचा ही नहीं, वो तो वैक्स थी। तो उसने कहा लो मैंने तो निकाल दिया, लायन का है तुम्हारा, बताओ केज से बाहर है ना, अंदर तो नहीं है। तो उसने उसको तक्षशिला स्कूल में विद्याश्रम में पढ़ने के लिए बता दिया। तो इस तरीके से चाणक्य चंद्रगुप्ता को मिले। एक दिन चंद्रगुप्त खेल रहे थे तो चाणक्य की नज़र उन पर पड़ी कि इतना स्मार्ट बच्चा है। बिंदुसारा। आफ्टर रूलिंग फॉर 26 ईयर्स चंद्रगुप्ता अडॉप्टेड जैनिज्म। 26 साल तक उन्होंने रूल किया, लेकिन फिर उन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया। जैनिज्म में मानने लगे, जैनिज्म को ले लिया अपने अंदर, मतलब उनकी जैनिज्म फॉलो करने लगे और वो एक मॉन्क बन गए। मॉन्क मतलब जो सिखाता है, अच्छी बातें टीच करते हैं। हिज सन बिंदुसारा टुक ओवर द मौर्यन थ्रोन। और अब वो उनके बाद उनके बेटा
बिंदुसारा ने मौर्यन थ्रोन पे 297 बीसी में राज करना शुरू कर कर दिया। दिया। तो बिंदुसारा वॉज ऑल्सो नोन एज अमृता घाटा मीनिंग स्लेयर ऑफ फोर्स। बिंदुसारा वॉज ऑल्सो नोन एज अमृता घाटा मीनिंग स्लेयर ऑफ फोर्स। क्यों स्लेयर ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? बिकॉज उसने बहुत सारे पॉसिबली ऑन अकाउंट ऑफ हिज मेनी कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? पहले तो हम स्पेलिंग पढ़ो क्या होती है, हमेशा नई वोकैबुलरी की स्पेलिंग पढ़ो। SLAYER। स्लेयर, स्लेयर होता है जो बहुत गंदी तरीके से किसी को मार देता है। क्या होता है? बहुत गंदी तरीके से वायलेंट वे से किसी को मार देता है। क्या कर मार देता है? किसी को मार देता और फोर्स मतलब एनिमी। तो उनका जो बेटा था वो तो बहुत गंदी तरीके से अपने एनिमीज को मारता था, पॉसिबली ऑन अकाउंट ऑफ हिज मेनी कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? क्योंकि उसको वहाँ पर कंट्रोल करना होता था। क्या करना होता था? कंट्रोल करना। एम्बेसडर्स फ्रॉम कंट्रीज एज फार एज साइरा एंड इजिप्ट वर पार्ट ऑफ बिंदुसारा's कोर्ट। एम्बेसडर्स कौन होता है? जो अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग कंट्री से एज फार एज जैसे साइरा और इजिप्ट वो भी बिंदुसारा कोर्ट के क्या थे? पार्ट थे। पार्ट थे मतलब बहुत बड़ा रोल था। मतलब उसकी बाहर के एम्बेसडर्स भी तो थे जो उनकी कंट्रीज इजिप्ट और साइरा कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे, वो भी उनके बिंदुसारा कोर्ट मतलब इनके कोर्ट में बैठे रहते थे। आफ्टर हिज डेथ हिज सन अशोका टुक ओवर द थ्रोन। तो ये वैसे बता रहा है कि पहले ग्रीक आया। क्या आया? पहले ग्रीक किंगडम को किसने हराया? अलेक्जेंडर। किसने हराया? अलेक्जेंडर तो खुद ही ग्रीक किंगडम थे। उन्होंने तो किंग ऑफ गंधारा को हराया था, आम्भी को हराया था, और वो तो खुद ही हार गया था। फिर पंजाब में किंग पोरस को उन्होंने हरा दिया। क्या हरा दिया? पोरस को फिर हरा दिया था। और फिर अलेक्जेंडर ने बहुत सारी साइट्स पर कब्जा कर लिया। जब वो ग्रीस जा रहा था तो मर गया। क्या जा रहा था? ग्रीस जा रहा था। क्योंकि क्यों जा रहा था ग्रीस? क्योंकि अब उसकी आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो उसकी आर्मी थक गई होगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस बात का फायदा उठाया। क्या उठाया? और उस टाइम उन्होंने वहीं पर राज करना शुरू कर दिया और चाणक्य ने उनकी हेल्प करी। क्या करी? चाणक्य ने उनकी हेल्प करी। फिर उन्होंने क्या करा? फिर उन्होंने क्या करा? फिर उन्होंने बाकी लड़ाई करके फिर उन्होंने मगधा किंग नंदा को डिफीट करके मगधा को ले लिया था। और फिर वो तो उन्होंने तो मॉन्क बन गए। वो तो उनके बेटे ने बहुत कुछ कॉन्क्वेस्ट किया। क्या किया? फिर वो मर गए। फिर अशोका आ गया इस थ्रोन पे। क्या आ गया? अशोका। पास कर दो। बर्थ ऑफ बिंदुसारा, ये किसका बेटा था? बिंदुसारा का। अशोका चंद्रगुप्ता का था यार। बिंदुसारा का बेटा अशोका था। चंद्रगुप्ता। According to legend, Chanakya, who served as a prime minister during Chandragupta's rule, तब वो प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे? Used to add small doses of poison in Chandragupta's food. चाणक्य क्या करते थे? थोड़ा थोड़ा पॉइजन उनके खाने में डालते थे so that his body would get used to the venom, ताकि उनको पॉइजन की आदत पड़ जाए। पॉइजन वेनॉम मतलब गंदा पॉइजन होता है। क्या होता है? The aim was to increase the king's resistance so that animals would not be able to poison him. उनका एम क्या था? ताकि किंग को धीरे धीरे पॉइजन की आदत पड़ जाए, ताकि उनकी बॉडी को उस पॉइजन से लड़ने की आदत पड़ जाए। उनके एनिमीज उनको पॉइजन से मारना चाहे भी तो वो मरे नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी को पॉइजन की आदत पड़ चुकी है। One day, however, Chandragupta's queen Durga ate some of his food and died. लेकिन भूल से उसका खाना उसकी क्वीन ने खा लिया और वो तो मरी गई। वो तो she was pregnant at that time. So Chanakya decided to cut open her belly and save the. अब वो मर गई तो उन्होंने क्या सोचा कि ये तो मर गई, अब इसके में से बेबी अभी तो बेबी जिंदा हो गया, इसको फटाफट निकाल लेते हैं। जब उन्होंने बेबी को काट के बाहर निकाला, he had a drop, बिंदु इन संस्कृत ऑफ पॉइजन ब्लड ऑन हिज हेड। तो उसके हेड पर क्या था? ब्लड था। क्या था? अ ड्रॉप ऑफ पॉइजन ब्लड। क्या था? इसलिए उनका नाम इन्होंने दे दिया गया था। ड्रॉप मतलब बिंदु, ड्रॉप मतलब बिंदु। उनका नाम था। बच्चा बच गया था। क्या बच गया था? बच्चा बच गया। चंद्रगुप्ता की बीवी तो मर गई थी। चंद्रगुप्ता की बीवी तो मर गई, लेकिन बच्चा उन्होंने उसी टाइम निकाल दिया, वो बच गया। उसका ड्रॉप था, तो ड्रॉप मतलब बिंदु, तो उसका नाम रख दिया था बिंदुसारा। अशोका द ग्रेट। अब अशोका का राज आ गया, उनके बेटे का। क्या आ गया? बिंदुसारा के बेटे। Ashoka was born in 302 BC. During his father's Bindusara's reign,
ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ, तो उसे पापा राज करते थे तो अशोका को गवर्नर बना दिया था ऑफ टक्सिला एंड उज्जैन। क्या बना दिया था? गवर्नर ऑफ द स्टेट बना दिया। ही असेंडेड द मौर्यन थ्रोन इन 2003, लेकिन फिर उनके मरने के बाद उसने पूरा मौर्यन का थ्रोन ही ले लिया था। हावर इज कोरोनेशन टुक प्लेस मच लेटर इन 268। कोरोनेशन होता है जो किंग की स्पेलिंग पढ़ो। CORONATION। राज तिलक करना। उसने थ्रोन तो बहुत जल्दी ले लिया, लेकिन उसका राज तिलक इतनी जल्दी नहीं होता। जो गद्दी पे राजा बैठता है ना, तो तिलक होता है, बहुत बड़ी सेरेमनी होती है। आंसर लिखो, खाली लर्न करो और आंसर को 10 टाइम्स रीड, 1 टाइम राइट द आंसर 5 टाइम्स, ओनली द आंसर। दिस कोरोनेशन सेरेमनी, कोरोनेशन क्या होता है? राज तिलक took place much later in 268 BC. Ashoka proved to be the most famous of all the Mauryan rulers. His contribution to India's heritage is immense. उसने बहुत ज़्यादा contribution भी किया। हेरिटेज मतलब ऐसी साइट्स बनाई है जो आज भी देखने लायक है। In fact, Ashoka is counted among the greatest rulers of India has ever had. Battle of Kalinga. When Ashoka took over the throne, Kalinga, आज उसको ओडिशा कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ीसा। और पूरा मौर्यन एम्पायर के कब्जे में था, बस एक ओडिशा ही मौर्यन एम्पायर के पास नहीं था। क्या नहीं था? मौर्यन एम्पायर के पास। ही अटैक द स्टेट विद फुल फोर्स। उसने ओडिशा को, जो कालिंगा था, उसको फुल फोर्स से अटैक करा और एक खतरनाक बैटल हुई। उसके बाद फियर्स मतलब खतरनाक, फियर्स मतलब खतरनाक। थाउजेंड्स ऑफ मेन वर किल्ड, हजारों आदमियों को मार दिया गया। वुंडेड मतलब चोट लग गई उनको। और टेकन प्रिजनर्स, और जो बचे हुए थे उनको प्रिजन में डाल दिया। द सफरिंग कॉज टू द पीपल गेव अशोका मच ग्रीफ। अब उसे इतनी मारपीट की ओडिशा को कब्जा करने के लिए, तो उसको बहुत ग्रीफ हुई, मतलब बहुत दुख हुआ। क्या हुआ? ही वॉज फिल्ड विद रिमोर्स एंड अबेंडन द पॉलिसी ऑफ कंकर्स। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। रिमोर्स मतलब बहुत ज़्यादा दुखी। और उसने अबेंडन कर दिया मतलब छोड़ दिया। अबेंडन कर दिया मतलब कि अब वो कोई लोगों को मार पीट के किसी भी राज को कॉन्केस्ट नहीं करेगा, किसी भी, क्योंकि कोई भी अगर वो नई जगह पे उसको अपने कब्जे में करेगा तो लड़ाई तो होगी ना। तो वो कॉन्केस्ट अब नहीं करेगा थ्रू द वॉर। उसने अब वॉर के थ्रू किसी को भी हराएगा नहीं। उसका दिल, जब उसने खून देखा तो उसका दिल रो उठा, उसका दिल रो उठा। आफ्टर दैट बैटल ऑफ कालिंगा ही एम्ब्रेस बुद्धिज्म। फिर उसने बुद्धिज्म फॉलो करना शुरू कर दिया। अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अहिंसा। अहिंसा मतलब आजकल वो किसी को मारेगा नहीं। नॉन वायलेंस, अहिंसा मतलब। एंड केम टू बी नोन एज द देवाना प्रिया, दिवानम प्रिया, और द बिलवड ऑफ द गॉड। मतलब बिलवड मतलब भगवान जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। बिलवड ऑफ द गॉड मतलब भगवान का प्यारा। उसका नाम क्या पड़ गया? देवानम प्रिया। अशोका इज नोन एज अ यूनिक रूलर। बहुत यूनिक रूलर माना जाता है। वो क्या माना जाता है? बिकॉज ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री टू हैव गिवन अप फाइटिंग वॉर्स आफ्टर द विक्ट्री। क्योंकि उसको वॉर्स लड़ना अच्छा नहीं लगता था और पहला किंग देखा था जिसने वॉर करना ही छोड़ दिया। he is also the first emperor to have reached out to his people by inscribing his messages on rocks and pillars. उसने अपने लोगों से इतना प्यार किया, अपने लोग रीच आउट टू द पीपल मतलब वो अपने लोगों के पास जाता था, अपने लोगों के पास। और इंस्क्राइबिंग द मैसेजेस मतलब पत्थरों के ऊपर जो वो चाहता था ना, वो पत्थरों पर लिख लिख कर लोगों को मैसेज भेजता रहता। पत्थरों पर बाहर कॉमन वॉल्स पर पत्थरों पर लिख देता था। क्या लिखता था? अशोका धम्मा। The word Dhamma is a Prakrit term which means a religious responsibility. Which means Ashoka's Dhamma did not involve worship of gods or performance of rituals. ना वो भगवान की पूजा करता था, ना वो आरतियाँ और ऐसे रिचुअल्स करता रहता था। वो ये सब नहीं करता था। ना वो एनिमल्स को मार के सैक्रिफाइसेस करता था। उसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव था was to spread the idea of tolerance and non-violence. Tolerance मतलब बर्दाश्त करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, और नॉन वायलेंस मत मारो, किसी को मत मारो, और अहिंसा। इट ऑब्टेन दैट पीपल ओबे देयर पेरेंट्स, बी टॉलरेंट, बर्दाश्त करें माँ बाप को, बात माने, एंड बी टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप्स। मतलब हम हिंदू हैं तो हमें जो मुसलमान कर रहे हैं उससे भी टॉलरेंट होना चाहिए, जो जैन वाले कर रहे हैं उससे भी, जो बुद्धिज़्म कर रहे हैं उससे भी, और जो क्रिश्चियनिटी कर रहे हैं उससे भी, सबसे टॉलरेंस हमें होनी चाहिए। ही बिकेम जेनरस विद द ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट, मॉन्क, सबके साथ वो बहुत तमीज़ से बात करता था, रिस्पेक्ट करता था सबकी, शो मर्सी, दया खाता था उसके स्लेव्स और सर्वेंट्स पे भी, क्योंकि उस ज़माने में स्लेव्स होते थे ना, तो भी उन पे बहुत अच्छे से उनको रखता था।
सर्वेंट्स को अच्छे से रखता था, सच्चाई बोलता था, स्पीक द ट्रूथ, बी चैरिटेबल, बहुत दान करता था, बहुत दान, एंड लीड वर्चुअस लाइफ्स, VIRTUOUS, अगेन लीड, स्पेल करा करो, धार्मिक लाइफ जीता था। वर्चुअस का मतलब क्या होता है? धार्मिक, धार्मिक, भला, पूजा, मतलब ऐसे लोगों की पूजा करना, ऐसे अच्छा करना लोगों का, क्या करना? अच्छा करना लोगों का। अशोका ऑल्सो एम्फोसाइज, वो बार बार लोगों को कहता कि कंपैशन मतलब प्यार दिखाओ टुवर्ड्स एनिमल्स, लव द एनिमल्स। ही फॉरबिड किलिंग ऑफ सर्टेन बर्ड्स, उसने किलिंग ऑफ बर्ड्स को मना कर दिया कि पहले रीति रिवाज में बर्ड्स को किल कर देते थे, क्या कर देते थे? पहले बर्ड्स उसने बोला कि बर्ड्स कोई किल नहीं होंगी, बर्ड्स कोई किल नहीं होंगी। एंड कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स को गले से काटना उसने मना कर दिया इन द कैपिटल। ही फॉरबिड द कुकिंग ऑफ मीट इन हिज ओन किचन, वो अपनी खुद के किचन में उसने आज बोला आज के बाद कोई मीट नहीं बनेगी। फॉरबिड मतलब स्टॉप कर दिया, क्या कर दिया? अशोका लेड बाय एग्जाम्पल, तो अशोका को देखकर और लोगों ने भी ये शुरू कर दिया। ही टुक मेनी प्रोजेक्ट्स अंडर हिज न्यू पॉलिसी ऑफ धम्मा। ही प्लांटेड ट्रीज, बिल्ट रोड्स एंड रेस्ट हाउसेस फॉर पीपल, जब लोग चलते थे तो उनके लिए रोडों पे रेस्ट हाउस भी बनाया। एंड इवन अरेंज फॉर मेडिकल असिस्टेंस फॉर ह्यूमन्स एज वेल एज एनिमल्स। मेडिकल असिस्टेंस मतलब मेडिकल हेल्प, मेडिकल असिस्टेंस मतलब मेडिकल हेल्प। दिस वॉज बिकॉज ही सेट अ वेरी हाई आइडियल ऑफ किंगशिप फॉर हिमसेल्फ, उसने एक किंग को एक बहुत हाई लेवल पे दिखाया, आइडियल मतलब बहुत हाई लेवल पे। ही कंसिडर्ड हिज सब्जेक्ट्स एज हिज चिल्ड्रन, ही कंसिडर्ड हिज सब्जेक्ट्स, वो जो भी पढ़ाता था, जो भी पढ़ता था उसको वो बच्चे लगते थे। एंड फेल्ट दैट इट वॉज अ ड्यूटी टू टीच देम एंड लुक आफ्टर देम एज अ, जो भी उसके अंडर में लोग थे उसको लगता था वो सब उसके बच्चे हैं, और उनको सब कुछ सही बताएगा और उसके फादर की जैसे उनकी ड्यूटी निभाए। तो उसने धम्मा कैसे स्प्रेड करा? स्प्रेड ऑफ धम्मा, अशोका टुक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोपोगेट, मतलब फैलाना, ताकि प्रोपोगेट मतलब ताकि लोगों तक बुद्धिज्म पहुंचे। अशोका इज नोन टू हैव बिल्ड मेनी स्टूपाज एंड मोनेस्ट्रीज, मतलब ये बुद्धिस्ट का स्टूपा मोनेस्ट्रीज ये लोग बिल्ड करते हैं, हम टेम्पल्स बिल्ड करते हैं, ये लोग स्टूपाज और इनके भगवान की जगह को मोनेस्ट्रीज या स्टूपाज कहते हैं, क्या कहते हैं इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ही इवन गेव लार्ज ग्रांट्स टू द, और खूब पैसों की हेल्प दी, ग्रांट मतलब पैसों की हेल्प दी मोनेस्ट्रीज को। ही ट्राइड टू प्रोपागेट हिज धम्मा थ्रू एडिक्ट्स, एडिक्ट्स मतलब ऑफिशियल ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, क्या इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स, वो ऑर्डर्स जो भी उसको ऑर्डर देने होते थे लोगों को बुद्धिज्म फैलाने के लिए, जो ऑर्डर देने होते थे वो उसको रॉक्स और पिलर्स पे लिख देता था, और एक ऑफिशियल उसने वो पत्थर के पास रख दिया था। कुछ लड़के लोग अपॉइंट कर दिए थे जो उसके इंस्क्रिप्शंस को लोगों को रीड करते थे, रीड करके बताते, अगर तेरा मन है तो वो तो वो रीड करके दिखाएगा। वहाँ पर एक बंदा उसके पत्थर के पास खड़ा रहता था, अगर तेरा मन है तो वो उसको रीड करके दिखाएगा। द इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन ब्रह्मा स्क्रिप्ट, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। ये अपॉइंटेड ऑफिसर्स नोन एज धम्मा महात्मास हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो वही मैसेज जैसे आज हमारे वो करते हैं ना, कौन करते हैं, कुछ मॉन्क्स जो होते हैं वो जाके अलग अलग जगह पर जाके, क्या गुरु कहते हैं ना हम लोग, महाराज वही काम करते हैं, हर जगह पे जाके लोगों को यही बात बताते। उसको पॉज करो यहाँ पे। ही सेंड मिशनरीज टू अदर कंट्रीज, मिशनरीज क्या होती है? ही सेंड मिशनरीज, टैप करो उस पर तो क्लियर हो जाएगा। मिशनरीज क्या होती है? स्पेलिंग रीड करो पहले। MISSIONARIES। A person who is sent to a foreign country to teach about the religion, Christian religion, क्या? तो उसने ना मिशनरीज भेजी अलग अलग कंट्रीज में ताकि वो वहाँ पर भी धम्मा के बारे में स्प्रेड कर दे, क्या कर दे? तो साइरा, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, तिब्बत, चाइना, जापान, सब जगह पर उसने भेज दिया। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द अशोकास। एक और उसने काउंसिल मतलब ग्रुप और मीटिंग करी, पूरी बुद्धिस्ट मीटिंग। ही इज बिलीव टू हैव सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघामित्र टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म देयर। माना जाता है कि उसने दोनों बच्चों को, एक को कहाँ भेजा? संघामित्र, क्या सन को कहाँ भेजा? मैम सन और डॉटर को दोनों श्रीलंका भेजा, दोनों को श्रीलंका भेजा। नेक्स्ट, अशोका's रॉक एडिक्ट 12,
अशोका इन रॉक एडिक्ट 12 प्रिस्क्राइब सर्टेन कोड्स, मतलब वो दिखा समझाता है कुछ कोड्स टू बी फॉलोड बाय द पीपल। ओबीडियंस टू द मदर एंड द फादर, पिता माँ बाप की मानो, एल्डर्स की मानो, टीचर्स की मानो, और जो रिस्पेक्टेड पर्सन है उन सबकी बात। प्रॉपर ट्रीटमेंट टू एस्टेटिक्स, स्पेलिंग रीड करो। ASCETICS। A person who follows an ascetic life. What is an ascetic life? Ascetic, जिसमें बहुत सारे सेल्फ डिसिप्लिन हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ क्या होती है? सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ। फिजिकल प्लेजर्स ना हो, मतलब ascetic, मतलब आप ये सब सेक्स और ये सब से दूर रहते हो और एक हेल्दी लाइफ, रिलीजियस लाइफ जीते हो। क्या जीते हो? हेल्दी लाइफ जीते हो। प्रॉपर ट्रीटमेंट इन सबको, रिलेटिव्स को, स्लेव्स को, सर्वेंट्स को, फ्रेंड्स को, एक्वेंटेंस मतलब जिसे हम जानते हैं, और कंपेनियंस मतलब हमारे साथ जो रहते हैं। एब्सटेंस फ्रॉम किलिंग, मतलब आज के बाद वो किल नहीं करेगा या इंजर नहीं करेगा कोई भी लिविंग बीइंग को। स्पेंडिंग एंड अक्यूमुलेटिंग लिटिल वेल्थ, क्या स्पेंड भी करता था कम और इकट्ठा भी कम करता था, ना ज़्यादा खर्चा करता था ना ज़्यादा पैसे बचाता। ट्रूथफुल मॉरलिटी, प्योरिटी ऑफ हार्ट, सच्चा था अपने हार्ट से, तो ये सबको बोलता था ये सब प्रैक्टिस करो। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उस टाइम पे कैसा आर्किटेक्चर चलता था? द मौर्याज मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द स्टूपा वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मौर्यन आर्किटेक्चर। सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो स्टूपा था। क्या था? स्टूपा। उसका डिज़ाइन जो था वो उन्होंने कहाँ से डिराइव किया था? फ्रॉम द एंशियंट फ्यूनरल माउंड्स मेड ऑफ अर्थ एंड ब्रिक। माउंड्स क्या होते हैं? MOUNDS। माउंड्स क्या होते हैं? एंशियंट मतलब पुराना, एंशियंट मतलब पुराना, और माउंड्स मतलब एक ग्राउंडेड सा माउंड बन जाता है ना, ये वाला। हाँ, मिट्टी का ऐसा बनाते हैं ना वो लोग माउंड, बस मिट्टी का ढेर लगा दिया उसे माउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जब कोई मर जाता था उसके ऊपर से माउंड होता था ना पुराने ज़माने में, तो उस मिट्टी का और ब्रिक्स का बना हुआ, ताकि वो प्रिजर्व रहे, उनके जो मॉन्क्स थे उनकी जो अंदर शरीर थे वो प्रिजर्व रहे। क्या रहे? प्रिजर्व। उसको यहाँ से इंस्पायर हुआ तो उसने उसको स्टूपा बनाया। ऐसे क्या बनाया? स्टूपा बनाया। तो भोपाल के पास जो सांची, द स्टूपा एट सांची, सांची एक जगह है भोपाल के पास, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट स्टूपा, इज द मोस्ट फेमस ऑफ द स्ट्रक्चर्स। सांची में जो भोपाल के पास है वहाँ पे ग्रेट स्टूपा सबसे फेमस है। क्या है? ग्रेट स्टूपा। अशोका ऑल्सो गॉट अ नंबर ऑफ पिलर्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज lifetime. The pillars usually had a capital with beautifully carved animal figures. The pillars usually had a capital with beautifully carved, and उसके ऊपर सारे एनिमल के फिगर्स बने होते थे। क्या होते थे? एनिमल्स के फिगर्स बने होते थे। The famous pillar at Sarnath has a bell-shaped capital with 4 lions sitting back to back. A design featured in our national emblem. जैसे हमारा नेशनल एम्बलम है, क्या है? एंड द सील ऑफ आवर गवर्नमेंट है। क्या है? नेशनल एम्बलम इज द सील ऑफ आवर गवर्नमेंट है। एट द बेस ऑफ द कैपिटल इज एन एनग्रेविंग ऑफ अ व्हील, नीचे व्हील है, पता है ना, विच स्टैंड्स फॉर द लॉज ऑफ द बुद्धा। दिस व्हील फीचर्स इज आवर नेशनल फ्लैग, ये हमारा नेशनल फ्लैग है। अनदर नोटेबल पिलर इज वन ऑफ द रामपूर्वा विच हैज अ स्टनिंग बुल शेप्ड कैपिटल। जैसे से पिलर्स थे, क्या थे? पिलर्स थे। कोई बुल का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? बुल का बना हुआ था। समझ आया नहीं आया? वापस समझाऊं? समझ आ गया। Another notable pillar is one of the Rampurva which has a stunning bull-shaped capital. According to the Greek ambassador, ये तो कैसे पिलर्स बनाए थे उन्होंने, बड़े बड़े। क्या बनाए थे? इसमें उनको जो जो करवाना था वो उस पिलर पे ऐसे बना देते थे। क्या बना देते थे? पिलर पे बना देते थे। जैसे कैपिटल का नाम देते थे पिलर को, क्या देते थे? कैपिटल का। ये लायन कैपिटल है, ये बुल कैपिटल है। क्या है? तो खूब सारे पिलर्स बनाते थे उसको, उसके पहले ऊपर एक तो क्या होता था, ये माउंड होता था और ऐसे पिलर्स होते थे। क्या होते थे? और ऐसे पिलर्स होते थे। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थीज, द मॉडर्न पैलेस एट पाटलिपुत्र वॉज क्वाइट स्प्लेंडेड, मतलब बहुत ब्यूटीफुल था। क्या था? बहुत ब्यूटीफुल था। ये मॉडर्न पैलेस बहुत सुंदर था। क्या था? मॉडर्न पाटलिपुत्र पे। फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन पिलर्स एंड स्टम्प्स इंडिकेट द एक्जिस्टेंस ऑफ 80 पिलर्ड हॉल एट कुम्भराहर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मॉडर्न पटना।
80 पिलर्स बनाए थे उसने। तो उस पिलर्स पे वो जो भी लिखना चाहते थे, समझाना चाहते थे, वो समझाते थे। क्या बताते? जो लिखना फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन में मतलब अलग अलग फ्रेगमेंट होता, छोटे छोटे हिस्सों में। क्या था? छोटे छोटे हिस्सों में सब कुछ वो लिखते रहते। थे। वो राज कैसे करते थे? मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन एट 4 लेवल्स: सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? पूरी एब्सोल्यूट अथॉरिटी क्या होती है? और उनके पास मिनिस्टर्स होते थे, क्योंकि वो पूरे के पूरा एम्पायर को राज करते थे, तो एक बंदा नहीं कर सकता। जैसे हमारे यहाँ पर भी सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ राज करते, अपनी टीम ऑफ मिनिस्टर्स के साथ राज करते। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स थे। एक था तोसाली ईस्ट में, उज्जैन, सुवर्णनगरी साउथ एंड तक्षशिला इन द नॉर्थ। द किंग्स रिप्रेजेंटेटिव इन दिस प्रोविंसेस वर नोन एज कुमारा। किंग को जो रिप्रेजेंट करते थे उन्हें कुमारा कहते थे। वहाँ पर क्या करते थे? तो वो उनकी ड्यूटीज़ के लिए उसको हेल्प करते थे। एंड महात्म्याज एंड ही वॉज असिस्टेड इन हिज ड्यूटीज़ बाय महामात्याज एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो भी किंग के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें कुमारा कहते थे। क्या? कुमारा कहते थे। तो ही वॉज असिस्टेड मतलब हेल्प इन हिज ड्यूटीज़ बाय महामात्याज एंड काउंसिलर। ये लोग दोनों को उसको हेल्प करते थे, और ये जो हेल्प करते थे उन्हें कुमारा उस टाइम बोलते थे। क्या बोलते थे? कुमारा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये बहुत बड़ी थी सेंट्रल लेवल पे। ये क्या था? 4 और छोटी कैपिटल्स थी, फिर और छोटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गई, फिर विलेज आ गई। क्या आ गई? ये टाउन लेवल पर आ गई, सिटी लेवल पर, ये फिर डिस्ट्रिक्ट पे और ये फिर विलेज पे। फिर प्रदेष्टा द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वॉज असिस्टेड बाय द युक्ताज एंड द राजू। सबके नाम बना दिए थे। क्या थे? जो इसको रूल करते थे वो युक्ताज और राजूकास कहते थे। इन्हों क्या कहते थे? ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लैंड की वैल्यूएशन करते थे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। फिर और छोटे लेवल पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन आ गई। क्या आ गई? अ विलेज हेडमैन टुक केयर ऑफ ईच विलेज विद द हेल्प ऑफ अ काउंसिल। देयर फंक्शन वॉज टू हेल्प एंड मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, मार्क विलेज बाउंड्रीज, विलेज की बाउंड्री मार्क करना कि ये विलेज यहाँ खत्म हो रही है, ये विलेज, लैंड के रिकॉर्ड करना, टैक्सेस कलेक्ट करना। टेस्ट है 10 मिनट में बस। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट सिटी एंड द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मेगास्थीन्स डिस्क्राइब पाटलिपुत्र एज द फोर्टिफाइड सिटी। फोर्टिफाइड मतलब पता है ना, फोर्ट्स बनाकर, ताकि कोई उन पर एनिमी हमला ना कर पाए। पाटलिपुत्र एक फोर्टिफाइड सिटी थी, मतलब चारों तरफ बड़े बड़े with many towers and gates and 2 of the 3 story houses। 3 स्टोरी के घर बने हुए थे, made of mud and wood। The king's palace was also made of wood with carvings of wood से बना था उसका पैलेस, लेकिन पूरी पूरी जो carvings थी, वो काम था जो छोटा छोटा बारीकी, वो पत्थरों पे किया गया। तो wood से बना हुआ था और उसके बीच में पत्थर लगे थे, उस पर सारी carvings थी। द सिटी वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स। 30 लोग उस पूरी सिटी पे राज रूल करते थे किंग के अंडर में। कितने? 30। और यही कमिटी जो थी फिर उसको 6 ग्रुप में बांट दिया जाता था। हर ग्रुप में 5 लोग होते थे। टोटल 5 ग्रुप होते थे। एक ग्रुप में कितने लोग थे? 6 ग्रुप अलग अलग जगहों पे राज करते थे। किंग जो बोलता था वही करते थे, किंग के अंडर में करते थे। राजा तो किंग ही था। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई इंडस्ट्री देखता था, कोई गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान रखता था, इंस्पेक्ट मतलब ध्यान देना। कुछ क्राफ्ट में ध्यान देते थे, कुछ फॉरेनर्स जो बाहर से लोग आते थे उनको देखते थे, कुछ टैक्स कलेक्ट करते थे, और कुछ लोग बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखते थे। ये पूरी कमेटी रिस्पॉन्सिबल थी ताकि सारी सिविक एम्यूनिटीज़ मिले, मतलब सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ मिले, हॉस्पिटल्स अच्छे हों, रोड्स अच्छे हों, पार्क अच्छे हों, टेम्पल अच्छे हों, और लोगों को हेल्थ और सैनिटेशन मतलब गंदगी ना हो, ऐसा कोई इशू ना हो। आर्मी भी बहुत बड़ी आर्मी थी। इसमें हॉर्स मैन थे, इसे कैवलरी कहते थे। फुट सोल्जर्स भी थे, इसे इन्फेंट्री कहते थे। मतलब हॉर्स पे भी लोग लड़ते थे और फुट सोल्जर्स भी थे, और एलिफेंट्स भी थे बहुत सारे। क्या थे? एलिफेंट्स भी थे। और उनके पास बहुत सारा रॉयल स्पाइस थे। स्पाइस मतलब जो चोरी छुपके किंग को बताते थे व्हाट वाज हैपनिंग विद इन द किंगडम। स्पाइस मतलब जो किंग के लिए काम करते थे। मुझे लगता है मैं तेरी दोस्त हूँ पर मेरी दोस्त नहीं, मैं जानबूझ से बीच में खड़ी हूँ ताकि मुझे पता चले तू कर क्या रही है अंदर। मैं आके तो किंग को चुगली लगा देती थी। तो किंग के स्पाइस मतलब किंग के बंदे जो हमें पता भी नहीं थे दोस्त तो हमारे थे, पर असली में वो किंग के बंदे थे जो अंदर क्या हो रहा था वो किंग को बताते रहते थे। तो किंग स्पाइस कहते थे, SPIES। और किंगडम के बाहर भी क्या चल रहा? रेवेन्यू सिस्टम। मैनेजिंग द मौर्य एम्पायर को बहुत आर्मी और बहुत पैसा लगता था। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी बहुत था, इसलिए बहुत पैसा लगता
तो वो टैक्स और ट्रिब्यूट्स के नाम पर लिए जाते थे। ट्रिब्यूट्स वो होते हैं जो गिफ्ट्स होती जो लोग देकर जाते थे मोरलेस अपनी मर्जी से, मोरलेस अपनी मर्जी से। ट्रिब्यूट्स को टैक्सेस से कलेक्ट नहीं किया जाता था, वो लोग अपनी मर्जी पर देके जाते। लैंड रेवेन्यू वॉज उनको किंग को खुश करने के लिए देते ही थे। क्या करते थे? इनको खुश करने के लिए देते थे। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। लैंड से जो रेवेन्यू आता था, टैक्स आता था, वो सबसे बड़ी इनकम थी। फार्मर्स हैड टू गिव अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस एज टैक्स। कुछ हिस्सा फार्मर्स को देना पड़ता था। यूजली फिक्स्ड एट 1/4 और 1/6 ऑफ द टोटल, या 1/4 4 में से एक हिस्सा या 6 में से एक हिस्सा जो फिक्स किया गया। टैक्स वॉज ऑल्सो इम्पोज ऑन वाटर प्रोवाइड बाई इरीगेशन। जो इरीगेशन के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए उनको पानी मिलता था, उस पर भी टैक्स लगता। बिसाइड्स फार्मर्स टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम आर्टिसंस। फार्मर्स से टैक्स लिया जाता था, आर्टिसंस, माइनर्स, ट्रेडर्स, सबसे टैक्स लिया जाता। द मॉरियंस ऑल्सो कलेक्टेड टॉल्स अलॉन्ग लैंड और वाटर रूट्स। टॉल्स क्या होता है? हम भी तो टॉल गेट पे टॉल देते हैं ना जब हम कोई हाईवे क्रॉस करते हैं, तो उसी तरीके से वो लोग टॉल कलेक्ट करते थे वाटर रूट और लैंड के रूट्स में जो जाते थे, या पानी की तरफ कोई जाता था तो वहाँ पे भी पैसे देना पड़ता था, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। तो मनी कलेक्टेड टू टैक्सेस वॉज प्राइमरली सेंट ऑन आर्मी मेंटेनेंस। जो पैसा कलेक्ट होता था वो आर्मी पे जाता था, चैरिटी पे जाता था, रॉयल ऑफिशियल्स जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे उनकी सैलरी भरनी पड़ती थी, रोड की मेंटेनेंस, हॉस्पिटल की मेंटेनेंस, इन सब में ये सारा पैसा खर्च होता सोसाइटी। इन द अर्थशास्त्र चाणक्य मेंशंस 4 मेन कास्ट कंप्राइजिंग द सोसाइटी एट दैट टाइम। ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास, हम पहले पढ़ चुके हैं। ये असाइन द हाईएस्ट स्टेटस टू ब्राह्मण्स। दे आल्सो रेफरेंस टू टच, देयर आर आल्सो रेफरेंस टू अनटचेबल्स एंड एरियाज इनहैबिटेड बाय हंटर गैदरर्स। उन्होंने अनटचेबल्स की बात करी। आपको पता है कौन था अनटचेबल्स? शूद्रास। और हंटर गैदर्स के बारे में बताया कि वो भी उस टाइम पर रहते थे। इनहैबिटेड मतलब वहाँ पर रहते क्या काम करते थे? मेजर ऑक्यूपेशन वहाँ पे फार्मिंग था, कैटल रेयरिंग था, क्राफ्ट था, पॉटरी, कारपेंट्री। ट्रेड हैव फ्लरिश्ड ड्यूरिंग मेजर सेंटर्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड कहाँ का बहुत अच्छा था? बिजनेस कहाँ का बहुत अच्छा था? उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड ब्रोच। अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड विद इन द सब कॉन्टिनेंट देयर वर ऑल्सो रेफरेंसेस ऑफ ट्रेड विद अदर कंट्रीज। कंटिनेंट के बीच में तो ट्रेड था और ये बाहर की कंट्री में भी ट्रेड करते थे, चाइना, श्रीलंका, इजिप्ट एंड रोम। द यूज ऑफ सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स। उस टाइम पंचमार्क कॉइन्स सिल्वर के चलते थे। क्या चलते थे? मॉडर्न टाइम के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थे। Many coins dating back to the period have been discovered in Uttar Pradesh and Bihar. End of the Mauryas. Mauryas, Ashoka died in 231 BC. After his death, the Mauryan Empire gradually disintegrated. Disintegrated मतलब खत्म हो गया। Several reasons have been cited for the fall. क्यों ये लोग हार गए? Weak successors. आगे अशोका के आगे जो successors थे वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। They could not stop the forces of integration which got। और धीरे धीरे सब अलग होते गए और वो उसको स्टॉप ही नहीं कर पाए, क्योंकि जो अलग अलग राजा फिर वापस राज कर लेता था ना। एंटी ब्राह्मणा पॉलिसीज। सम हिस्टोरियंस से अशोका's criticism of rituals and sacrifices turn Brahmins against him and the Mauryan Empire। वो कहते हैं, ये हिस्टोरियंस कहते हैं कि अशोकास की बहुत बुराई होती थी। क्यों? क्योंकि वो तो सैक्रिफाइस नहीं करता था, रिचुअल नहीं करता था, तो उसकी वजह से किसका काम खराब होता था? ब्राह्मण्स का ही काम तो खराब होता था। उनको तो पैसे मिलते थे सब कराने के, पाठ पढ़ते थे वो तो पैसे मिलते थे। रिचुअल फॉलो करते, वो तो ये सब करता नहीं था, तो वो उनको पसंद नहीं करते। फिनेंशियल क्राइसिस, तो इकनॉमिक्स एक्सपेंस, आर्मी इतनी बड़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स का खर्चा, ग्रांट्स जो वो देता था, बुद्धिस्ट लोगों को इतने मोटे मोटे ग्रांट देता था ना, तो उसकी पूरी रॉयल ट्रेजरी खत्म हो गई थी। क्या हो गई थी? वो इतने बड़े बड़े बुद्धिज्म में जाके ग्रांट देते थे, इस वजह से उसका पूरा एम्पायर बहुत वीक हो गया। बस।